ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब बात हो रही है गुजरात चुनाव की। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज सौराष्ट्र, कच्छ और राज्य के दक्षिणी हिस्सों के 19 जिलों में 89 सीटों पर मतदान हो रहा है। मतदान की ये प्रक्रिया लगातार जारी है और मतदाता काफी संख्या में लगातार मतदान केंद्रों में पहुंचकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। कई मुद्दे हैं, कई वायदे किए गए, उन तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जो मतदाता है अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं पहले चरण में, जो कि 89 सीटों पर मतदान हो रहा है 19 जिलों की। वहीं दूसरे चरण के लिए भी चुनावी प्रचार लगातार जारी है, लेकिन आज का दिन बेहद खास है क्योंकि पहला चरण तमाम सीटें और इस बीच यहाँ पर तमाम दावे जो किए गए थे उन तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जो लोग हैं, जो मतदाता है अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। सौराष्ट्र, कच्छ और राज्य के दक्षिणी हिस्सों के 19 जिलों में 89 सीटों पर मतदान हो रहा है। पहले फेज के वोटिंग के लिए 25,393 पोलिंग स्टेशन बनाए गए। इन पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। लिहाजा आज 788 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। पहले चरण में 339 निर्दलीय भी मैदान में है। आपको बता दें कि सुबह 11 बजे तक 19.13% मतदान संपूर्ण हो चुका है। वहीं मतदाताओं में भारी उत्साह लगातार देखने को मिल रहा है। तो गुजरात में पहले चरण का मतदान जारी है। हम सुबह से आपको हर अपडेट लगातार दिखा रहे हैं। सुरेंद्रनगर में सुबह तड़के मतदान शुरू हुआ। बुजुर्ग भी वोट डालने पहुंचे, जहां 84 साल के विनोद बेन, हसमुखलाल झवेरी 3 पीढ़ों के साथ वोट देने यहां पर आए। जामनगर के कलेक्टर सौरभ पार्थी ने भी मतदान किया। और इसी के साथ मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने भी नवसारी शहर के मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। उन्होंने लोगों से वोट करने की अपील भी की। और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने अपने गृहनगर ईश्वरीय गांव में मतदान की। ये तस्वीरें अभी आप देखिए। इसी के साथ यहाँ पर बुजुर्ग मां समेत परिवार के साथ यहाँ पर मतदान किया है। तमाम नेताओं ने अपने परिवार के साथ यहाँ पर मतदान केंद्र पर पहुंचे और अपने मत का प्रयोग किया। चुनावी मुकाबला बेहद कड़ा नजर आ रहा है और गुजरात की अलग अलग तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से मतदान की प्रक्रिया जारी है। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए सौराष्ट्र, कच्छ और राज्य के दक्षिणी हिस्सों के 19 जिलों में 89 सीटों पर मतदान हो रहा है। वहीं कांग्रेस विधायक व पूर्व नेता प्रतिपक्ष परेश धनानी साइकिल पर बैठकर वोट डालने यहां पर पहुंचे। उनकी ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। ये तस्वीर आप देखिए, जो कि यहाँ पर साइकिल से वोट डालने पहुंची हैं कांग्रेस विधायक हैं पूर्व नेता प्रतिपक्ष परेश धनानी, जो कि एक मैसेज भी यहाँ पर दिया जा रहा है। लेकिन इस बीच यहाँ पर जो तमाम आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे थे, तीखे हमले, जुबानी हमले किए जा रहे थे, महंगाई का मुद्दा कांग्रेस ने जोर शोर से उठाया। उन तमाम मुद्दों को याद दिलाते हुए एक बार फिर से देखिए, साइकिल पर सिलेंडर बांधकर और साइकिल से पैदल जो साइकिल चलाकर जो कि मतदान केंद्र पर पहुंचे। और बताया जा रहा है कि कैसे से लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, जो चीज़ें उनके जो दाम हैं वो आसमान छू रहे हैं। वहीं सुरेंद्रनगर रतनपुर इलाके में साफा बांधकर ढोल नगाड़ों के साथ गांव के लोग स्कूल नंबर 10 पर वोट डालने यहां पर पहुंचे। गुजरात में पहले चरण का मतदान बीजेपी सांसद और आदिवासी नेता मनसुख वसावा ने भी वोट डाला। ये तस्वीर आप देखिए, किस तरह से भारी उत्साह यहाँ पर मतदाताओं में भी देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ यहाँ पर जो नेता हैं, जो वीवीआईपी हैं, वो भी यहाँ पर अपने पूरे परिवार के साथ जो कि मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं, मत का प्रयोग कर रहे हैं। और इसी के साथ जो मतदान केंद्र हैं वहाँ पर पुख्ता व्यवस्था की गई है। कुछ जगहों पर हालांकि ईवीएम में खराबी ज़रूर आई थी, लेकिन इस बीच यहाँ पर समय के साथ उन मशीनों को दुरुस्त कर लिया गया, सही कर लिया गया था। उसके बाद एक बार फिर से जो कि मतदान की प्रक्रिया उन जगहों पर
शुरू हो चुकी थी जहां पर वोटिंग ईवीएम मशीन खराब हुई थी, लेकिन इस बीच यहां पर अन्य तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं सूरत में भी मेयर हिमाली भागावाला साइकिल से वोट डालने पहुंची। उनकी पर्यावरण की जागरूकता के साथ मतदान की तस्वीरें लोगों को वाकई में खूब पसंद आ रही हैं और पर्यावरण में सहभागिता ज़रूर निभानी चाहिए। और जिस तरह से पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, स्वच्छ वायु चाहिए, एक मैसेज है, ये संदेश है कि पर्यावरण को शुद्ध रखा जाए और इसी के साथ यहाँ पर साफ सुथरा होना चाहिए हमारा पर्यावरण। इसी के साथ साइकिल पर सवार होकर वोट डालने पहुंचे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं क्योंकि सूरत में मेयर है हिमाली बोघावाला जो कि साइकिल से वोट डालने यहाँ पर पहुंची और जैसे यहाँ पर साइकिल पर सवार होकर जो कि वोट डालने पहुंची, सभी लोग उनको देखते हुए नजर आए। और इसी के साथ जम्बूसर सीट से बीजेपी प्रत्याशी डीके स्वामी ने संतों के साथ मतदान किया, वोट डाला। नाहियर गांव में भी अच्छी संख्या में यहाँ पर मतदान हो रहा है। आपको बता दें कि इफ्को के अध्यक्ष दिलीप संघानी और उनकी पत्नी गीताबेन संघानी ने अपने गांव मालीरा में वोट डाला। बिडाद में दुल्हन ने शादी के हॉल में जाने से पहले वोट डाला। ये भी संदेश है कि पहले मतदान, उसके बाद जलपान और सारे काम छोड़ दीजिए, पहले मतदान ज़रूर कीजिए। यही संदेश दिया जा रहा है और तरह तरह से अनेकों माध्यम से यहाँ पर संदेश देकर ये जागरूकता फैलाई जा रही है कि लोग अपने मत का प्रयोग ज़रूर करें। जम्बूसर सीट से बीजेपी प्रत्याशी डीके स्वामी ने संतों के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट डाला। तो मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है, वोटिंग लगातार हो रही है, मतदाता लगातार पहुंच रहे हैं। क्या कुछ मुद्दे हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए यहाँ के मतदाता मतदान कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं, स्नेहल जोशी हैं बीजेपी प्रवक्ता। स्नेहल जी, बहुत स्वागत है आपका। संदीप चौधरी हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका भी। हर्षल दवे हैं कांग्रेस प्रवक्ता। हर्षल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले स्नेहल जी, एक बार फिर से जनता जवाब देने जा रही है, मतदान चल रहा है, क्या कुछ लग रहा है अभी? जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत ही सकारात्मक अभिगम अपना रही है गुजरात की जनता एज फार एज वोटिंग इज कंसर्न। सुबह से ही 8 बजे से जब से बूथ खुले उससे पहले ही लोग वहां पर जमा होना शुरू हो गए थे। सीनियर सिटीजन, युवा सभी आज मतदान का अपने हक का प्रयोग कर रहे हैं और मैं ये देख रहा हूँ कि अपने यहाँ डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। पिछले 27 सालों से जिस प्रकार से भाजपा ने लोगों का साथ दिया है, तो मुझे पूर्ण आशा है कि आज भी उसी प्रकार जनता भारतीय जनता पार्टी को अपने आशीर्वाद और अपने समर्थन मत के स्वरूप में देगी और आने वाले जो दूसरा फेज है 5 तारीख को, उसमें भी इस प्रकार से बढ़ चढ़ के वोटिंग होगा। और मैं चाहता हूं कि आज शाम तक भी लोग अपना जो मौलिक अधिकार है उसका उपयोग करके अपने जो पार्टी है, अपने जो नेता है, अपने जो प्रतिनिधि है उसका चुनाव करें। एक और अच्छी बात है कि आज अभूतपूर्व रोड शो आदरणीय मोदी जी का एक होने जा रहा है, पुष्पांजलि यात्रा, तो उसमें भी एक बहुत ही अच्छा मैसेज जाएगा और आज हमारे शहर में पूरा शहर आज उत्साहित है वो उनकी ये यात्रा को लेकर। तो मैं मानता हूं कि आज के चुनाव, ये बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आज तक जितनी नहीं मिली उतनी बहुमती मिलेगी। जी हर्षल जी, आपसे भी समझना चाहेंगे ये मुकाबला कितना ज्यादा टाइट नजर आ रहा है, क्या चुनौतियां हैं, क्या लगता है कि बहुत ज्यादा कड़ा मुकाबला होने वाला है? ये चुनाव है, चुनाव तो बिना मुकाबले को मजा नहीं आता है।
और पिछले 27 साल से गुजरात में भाजपा की सरकार है। हम्म। और ये लोग जो मॉडल बता रहे हैं ऐसा कुछ दिखता नहीं। हम्म। ये उन्होंने पता नहीं मिस्टर इंडिया जैसा कैसा विकास की बात कर रहे हैं। हम्म। पिछले 27 साल से गुजरात में ना ही कोई यूनिवर्सिटी बनी है, ना कोई नई अस्पताल बनी हुई है, ना कुछ अच्छे शिक्षण के लिए कोई चीज बनी है। तो कौन सी विकास की बात कर रहे हैं वो मेरे को कुछ पता नहीं चलता है। आज देखिए कि गुजरात में कितने युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। आज गुजरात के अंदर खुलेआम दूध से भी ज्यादा दारू बिक रहा है। आज लॉ एंड लॉ की इतनी खराब परिस्थिति हो गई है कि दिन दहाड़े लड़की का गला काट के उसकी हत्या की जाती है। तो ये सब समझकर आज जो नौजवान है, बेरोजगार नौजवान है, वो आज बाहर निकलेंगे और परिवर्तन का पवन फूंक के ये भारतीय जनता पार्टी को गुजरात से बाहर निकालेंगे। चलिए और भी चीजें समझने की कोशिश करते हैं। संदीप चौधरी भी हमारे साथ बने हुए हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। पहले फेज की वोटिंग के लिए 25,393 पोलिंग स्टेशन बनाए गए। सुबह 8 बजे से मतदान जारी है 5 बजे तक, जो कि चलता रहेगा। लिहाजा 788 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। लेकिन इससे पहले तमाम चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार मेहमान बने हुए हैं और स्पीच रुक कर लेते हैं संदीप चौधरी, जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। संदीप जी, वोटिंग चल रही है और स्पीच माहौल क्या नजर आता है भी आपको? देखिए संभव जी, जिस तरीके से गुजरात का अगर हम पुराना 27 सालों का इतिहास देखें, उसी बेस पर हम बात करें, या गुजरात ने जिस तरीके से अपने बेटे को, जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनको प्रमोट करके दिल्ली भेजा और देश का प्रधानमंत्री बनाया, तो मुझे लगता है, और जिस तरीके से अभी आपने खड़गे जी का स्टेटमेंट सुना, उन्होंने गुजरात के बेटे को, जो देश का प्रतिनिधित्व भी करता है, उसके लिए रावण शब्द का इस्तेमाल किया। और तीसरी चीज है आम आदमी पार्टी की गुजरात में एंट्री। देखिए, एक तो आम आदमी पार्टी के स्वभाव को आपको समझना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने कांग्रेस को दिल्ली से रिप्लेस कर दिया, पंजाब से कांग्रेस को रिप्लेस कर दिया। तो मुझे लगता है कांग्रेस को ये गुजरात से भी रिप्लेस कर सकते हैं। और अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार बदलने के लिए कोई बहुत बड़ी मूवमेंट चाहिए, जो हमने पिछले 27 सालों में गुजरात के अंदर नहीं देखी। एक मूवमेंट हार्दिक पटेल ने स्टार्ट की थी, जो पाटीदार समाज था, उसके आरक्षण को लेकर के, पटेल समाज के मुद्दों को लेकर के। लेकिन वही हार्दिक पटेल आज बीजेपी में है। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार के लिए या बीजेपी के लिए कोई बहुत बड़ा खतरा है या ऐसा कुछ है। और गुजरात जानता है कि आज गुजरात का बेटा न केवल गुजरात बल्कि पूरे दुनिया में हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करता है। तो अगर हमने मोदी जी को गुजरात में कमजोर कर दिया तो उनका पूरी दुनिया में क्या मैसेज जाएगा। तो मुझे लगता है कि बीजेपी अपनी सरकार को फिर से गुजरात के अंदर रिपीट करेगी। और संदीप जी, जो पिछली बार पाटीदार आंदोलन हुआ, क्या उसका इस बार नजर आ रहा है उसका असर? देखिए, बिल्कुल अच्छा सवाल संभव आपने पूछा। जो पाटीदार आंदोलन था, जो पाटीदार का जो चेहरा था, जो आंदोलन का फेस था, जिसके पीछे पूरा पाटीदार समाज लामबंद हुआ था, हाँ। आप देखिए, मैंने बताया वही हार्दिक पटेल, जिसको कांग्रेस ने भी अपने साथ मिलाया था, कांग्रेस ने बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी भी उनको दी। हाँ। लेकिन बाद में वही जब चीजें प्रभावित हुआ और मोदी जी के साथ चला गया, आज मोदी जी के झंडे के तले, मोदी जी के अपना आदर्श मान करके वही नेता आज काम कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि वो आंदोलन कहीं ना कहीं पूरे तरीके से फेल हो गया और वो कहीं से प्रमोट किया गया एक आंदोलन था, जो आज बिल्कुल शांत हो चुका है। और वो लोग मोदी जी के साथ में बह रहे हैं, चल रहे हैं और बीजेपी को पूरे तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन संदीप जी, ये भी कहा जा रहा है, कुछ राजनीतिक पंडित ये भी कहते हैं, भले ही हार्दिक पटेल बीजेपी में चले गए, लेकिन फायदा उतना ज्यादा बीजेपी को नहीं मिल पाएगा जितना मिलना चाहिए। क्या आप ऐसा मानते हैं? संभव भाई, देखिए, ये राजनीति है। राजनीति में किसी भी एक समाज को एक जगह लामबंद नहीं किया जा सकता। हाँ। आप ये देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि ये बनियों की पार्टी है, हर आदमी अपने तरीके से चीजें कहता है। लेकिन क्या आप ये मानते हैं हरियाणा कोई किसानों का प्रदेश माना जाता है, वहां पे बीजेपी की सरकार है। जिस उत्तर प्रदेश को एक समय में मिनी पाकिस्तान लोग कहने लगे थे, वहां पे भी बीजेपी की सरकार है। तो ये इस तरीके की स्टेटमेंट नेता अपने हिसाब से देते हैं। मैं इस चीज से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं लगता। मुझे लगता है कि बीजेपी
गुजरात के अंदर मजबूत है और फिर से सरकार रिपीट करेगी। जी हर्षिल भाई, एक बार फिर से आपने सुना संदीप भाई को, उन्होंने भी कहा कि एक बार फिर से बीजेपी रिपीट करने जा रही है। तमाम चीजों को देखते हुए, तमाम दावे, तमाम जो सर्वे हैं उनको देखते हुए बीजेपी फिर से रिपीट करने जा रही है। लेकिन कांग्रेस कहां पर मात खा रही है, क्या उसका एनालाइज अब तक कर पाई है कांग्रेस पार्टी? कहां कमजोर थी कांग्रेस पार्टी, क्या वहां पर मजबूत पकड़ बना पाई है कांग्रेस पार्टी? हर्षिल भाई देखिए, जहां पे हम कमजोर थे वहां पे हमने काम किया है। क्या काम किया आपने? और जो हेलो जी क्या बोलिए। किया? जहां पे हम जिस वजह से हम कमजोर थे, हम्म चाहे संगठन की बात हो हम्म या फिर जनता के बीच के जाने की बात हो, हम्म वो हम पिछले 5 साल के अंदर जनता के बीच गए हैं। हम्म संगठन की बात हो तो हमने संगठन भी अच्छी तरह से बनाया हुआ है। हम्म और जो आम इंसान है, जो मध्यम वर्ग है, हम्म उनकी जो प्रॉब्लम है, उनकी जो आवाज है, वो हमने सरकार तक ठीक पहुंचाई है। जो विपक्ष का काम होता है वो हमने पूरी तरह से निभाया है। हर्षिल भाई इसके वजह से जी, हर्षिल भाई आप जनता के बीच में पहुंचे, आपने उन कामों को देखा, कहां कमजोरी है, सरकार कहां नाकाम साबित हो रही है, वहां पर आपने उन नाकामियों को देखा। लेकिन जिन नेताओं को लेकर आप गए, आपने मजबूत बनाने की कोशिश की, वही नेता आपको छोड़कर चले गए। देखो, मैं ये बता रहा हूँ कि किसी की महत्वाकांक्षा होती है, हाँ। उसको तो हम रोक नहीं सकते हैं। हाँ मेरे को तो ये बात का दुख होता है कि स्नेहल भाई जैसे आम कार्यकर्ता को सिर्फ चेयर को ठीक करना है, उस पर कपड़ा लगाना है, उनको कभी भी टिकट नहीं मिलेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई अच्छे लीडर नहीं है। उसके वजह से कांग्रेस के लीडर उन्हें ले जाना पड़ता है। अब बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के पास लीडर का अकाल पड़ गया, नेताओं का अकाल पड़ गया, नेता जो है वो दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, कहीं आप में जा रहे हैं, कहीं बीजेपी में जा रहे हैं, बल्कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी के पास नेता नहीं है। गुप्ता जी मेरी बात सुनो। हाँ। यही स्नेहल भाई लोग 5 दिन पहले, हार्दिक पटेल बीजेपी में नहीं गया था, उसके 5 दिन पहले और उसके 2 साल पहले वो हार्दिक भाई को गालियां देते थे, उसको बोलते थे ये देशद्रोही है, और आज यही लोग जी उनके लिए लाल झाझम पातर रहे। मैं शुरुआत से इनकी बात सुन रहा हूँ। उन्होंने जो एक बेटी की बात कही गुजरात की, कि उसके साथ ये हुआ, दुखद घटना हुई, उसके बाद उन्होंने पूरी श्रृंखला बता दी जिसमें झूठ के अलावा और कुछ नहीं है। ये लोग गुजरात की छवि को भी धूमिल करते हैं। इनको भारतीय जनता पार्टी से तो जरा भी प्रेम नहीं है, ये स्वाभाविक है, पर गुजरात की छवि को धूमिल करने का काम ये भाई साहब कर रहे हैं। उनकी पार्टी के नेता यहाँ आते नहीं है, उनके राहुल गांधी यात्रा यहाँ पर लाते नहीं है, उनके अशोक गहलोत जी यहाँ से गायब थे, वो खुद एक कांग्रेस के अध्यक्ष होने की रेस में थे, वो नाकाम हो गए, उन्होंने बगावत की, राजस्थान में हमला किया, उन्होंने इधर गुजरात में ध्यान नहीं दिया। स्नेहल भाई देखिए, कुछ चीजें मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है और मैं चाहता हूं जो मेरे सवाल है वो पूरे हो जाएं। एक सवाल यह है, अहम सवाल है, आर्टिकल 370 गुजरात में इसका जिक्र किया गया, गुजरात में इसका क्या काम, क्या इमोशनल बॉन्ड बना लिया है बीजेपी ने, जिसको बार बार यहां पर प्रचारित किया जा रहा है 370 को? देखिए, ये मुद्दे जो है वो राष्ट्र के मुद्दे हैं, और चाहे टेररिस्ट को मात देना हो या 370 हो या राम मंदिर हो, तीनों पे कांग्रेस पार्टी मजाक करती थी। राम मंदिर में ऐसा कहती थी कि आप मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो मैं इनको कहना चाहता हूं कि आप, अब तो तारीख भी आ गई है, तो अपने राहुल बाबा को बोलिए कि वहां भी अपनी जनेऊ लगाकर आए और देखे कि कैसा राम मंदिर भव्य बनता है। दूसरी बात, जो आपने 370 की बात कही, तभी उन्होंने कहा कि खून की नदियां बह जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो देश में दो झंडे चलते, तो वही चीज को भारतीय जनता पार्टी ने लागू किया और एक मक्खी या एक मच्छर भी नहीं मरा। तो इस प्रकार की इनकी ये जो मानसिकता है, ये स्पष्ट रूप से दिखती है कि देश के हित में अगर कोई भी काम करने जाते हैं तो उनको उनका परिवार बीच में आता है। चलिए ठीक है स्नेहल भाई, एक और सवाल, स्नेहल भाई आती है एक और सवाल। सेम चीज 3 तलाक के बारे में भी, जब मुस्लिम महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न 3 तलाक के नाम पे होता था, तभी भी ये लोग कभी बोले नहीं। उन्होंने धर्म के नाम पर बंटवारा करके लोगों को अलग किया है। और आखिरी बात, मेरी आखिरी बात, मैं आधी मिनट लूंगा।
कि उन्होंने, उनके जो वरिष्ठ नेता है, उन्होंने यहाँ आकर गुजरात के एक बेटे को रावण कहकर बोला। मैं उस पर भी मैं अभी सवाल पूछूंगा, मैं सवाल पूछूंगा। 2017 में 8 में से 7 सीटें जो कि बीजेपी ने जीती थी, बीजेपी जीत कर आई थी, लेकिन पाटीदार समाज इस बार लग रहा है कि कहीं और जाता दिख रहा है, क्या कहेंगे? एक बार दोहराएंगे? पाटीदार समाज इस बार कहीं और जाता हुआ नजर आ रहा है। 8 में से पिछली बार आपने 7 सीट जीती थी। पाटीदार समाज बहुत ही अहम समाज गुजरात का पहले से रहा है। खेती और अलग अलग व्यवसायों में उनका बहुत बड़ा योगदान है। गुजरात को बनाने में भी केशुभाई पटेल से लेकर भारतीय जनता पार्टी में काफी पाटीदार नेताओं ने भी योगदान दिया है और अलग अलग क्षेत्रों में पाटीदार समाज के बड़े भाई बहन काम करते हैं। और आज की परिस्थिति की अगर बात करें तो पार्टी के साथ संदीप भाई, पाटीदार समाज का पूर्णतः संदीप भाई, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मैं एक ही कमेंट सबसे लूंगा। संदीप भाई, एक छोटा सा सवाल, प्रमुख सीटों की अगर हम बात करें, वहां पर हालात, वहां के समीकरण क्या कुछ नजर आते हैं प्रमुख सीटों पर पहले चरण में? देखिए संभव जी, जिस तरीके से ये 89 सीट्स की अगर मैं बात करूं तो कड़ा मुकाबला है, लेकिन कड़ा मुकाबला किन के बीच में ये आपको समझना पड़ेगा। मैंने अभी आपको समझाया था कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से मजबूत कांग्रेस की सरकार जो 3 बार से सीएम थी शीला दीक्षित, उनको रिप्लेस किया था, पंजाब से रिप्लेस किया है। तो कांग्रेस और बीजेपी अभी होती थी गुजरात के अंदर, लेकिन अब 3 पार्टी हो गई है। तो कांग्रेस का सफाया मान करके चलिए, कांग्रेस को रिप्लेस आम आदमी कर सकती है, लेकिन सरकार बनाने की स्थिति में कोई दूसरी पार्टी नहीं है। मोदी जी और वहां की जनता मोदी जी को लेकर आएगी, मोदी जी के हाथ मजबूत करेगी, क्योंकि आज गुजरात पूरी दुनिया में प्रतिनिधित्व देता है देश। हर्षिल भाई, पहले विकास की बात आपने की, शिक्षा की बात आपने की, स्वास्थ्य की बात आपने की, आपने सड़कों की बात की, आपने सारी बात की, लेकिन चुनाव आते आते आप अमर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल करते रहे, रावण कह दिया, औकात तक की बात कह डाली। ऐसा क्यों? क्या बौखलाहट है, हताशा और निराशा है, क्या ये? अरे संभव जी, आप भी क्या इमोशनल कार्ड में बह जाते हो। ये लोग इमोशनल कार्ड खेलते हैं। सुनो मेरी बात, 2014 पहले नरेंद्र मोदी जी सोनिया जी के बारे में अनाप शनाप बोल रहे थे, तब नहीं पता चलता था कि ये पूरे भारत देश की महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। यही नरेंद्र मोदी जी राहुल जी के बारे में अनाप शनाप बोल रहे थे 2014 पहले। क्या क्या नहीं बोला हमने भी सुना है, लेकिन ये मुद्दा खैर नहीं है। ये मुद्दे के भटकाने की बात कर रहे। मुद्दा में पहले विकास की बात होती रही, लेकिन अब विकास की बात नहीं हो रही है। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ कि कुछ विकास की बात नहीं। देखो 2017 में जो मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी ने डाला था, उसको तोड़ मरोड़ के ही 2022 में मैनिफेस्टो डाला है। माफ कीजिएगा, मैं यहीं पर रोकना चाहूंगा आप तीनों को। बहुत धन्यवाद हर्षिल भाई, आपका भी, स्नेहल आपका भी, और संदीप जी आपका भी बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान लगातार जारी है। सौराष्ट्र, कच्छ और राज्य के दक्षिणी हिस्सों के 19 जिलों में 89 सीटों पर मतदान लगातार हो रहा है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।